हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की सीओपी के बारे में। ठीक है, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपका कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, इसमें हम लोग सीओपी के बारे में देखने जा रहे हैं। तो सीओपी के लिए क्या बोलते हैं, हम लोग सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम देख चुके थे और प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम देख चुके थे। ये चीज़ हमें ये देखा था कि एवापोरेटर पोर्शन के पास से हीट एक्सट्रैक्ट होती है और वहाँ से जब रेफ्रिजरेंट निकलता है तो उसको एब्जॉर्वर के अंदर एक एब्जॉर्वेंट होता है। जनरली जैसे यहाँ पे पानी यूज़ किया था, अमोनिया का सोल्यूशन यूज़ किया था, अमोनिया रेफ्रिजरेंट था, वाटर क्या थी आपका एब्जॉर्वेंट था, वो उसको एब्जॉर्व कर लेता है। अब इसको दो जगह हीट सप्लाई होती है। पहला जब उसको लिफ्ट करते हैं एब्जॉर्वर से हम लोग जनरेटर तक, APGP जैसा आपको पता है, एब्जॉर्वर, पंप, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व एंड जनरेटर। तो जब हम लोग एब्जॉर्वर से पंप तक उसको लिफ्ट करते हैं आपका जनरेटर तक, तो पंप में हीट सप्लाई होती है और इसके साथ साथ आपकी जो हीट सप्लाई होती है जनरेटर में होती है बाय हीटिंग कॉइल और बाय सोलर सिस्टम और एनी अदर सिस्टम। तो हमको इसमें क्या करनी है, सीओपी फाइंड आउट करनी है इस पूरे सिस्टम की। तो इसके लिए हमें आइडेंटिफाई किया है क्यूजी जो है वो आपका हीट है जनरेटर के अंदर जो है, क्यूसी जो है वो हीट है आपकी डिस्चार्ज टू एटमॉस्फेयर और कूलिंग वाटर फ्रॉम द कंडेंसर, जो कंडेंसर से डिस्चार्ज हो रही है। क्या हम लोग कह सकते हैं क्यूजी वो टेम्परेचर जिसमें जनरेटर मेंटेन है, क्यूसी वो टेम्परेचर है जिसमें कंडेंसर मेंटेन है, क्यूई वो टेम्परेचर है जिसमें ऑपरेटर मेंटेन है, वहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करनी है। और क्यूपी क्या है, हीट जो है आपकी पंप है जो कि हमें एडेड टू द रेफ्रिजरेंट ऐड करेंगे ड्यू टू द पंप। ठीक है, तो अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कहें, जो सम ऑफ इनकमिंग एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग एनर्जी, तो रिजेक्ट तो ये कर रही है लेकिन इनकमिंग क्या है आपका QC इज इक्वल टू QG प्लस QE, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रही है और एनर्जी कहाँ एक्सट्रैक्ट हो रही है, QG यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रही है। तो ये सारी चीज़ की क्या है आपके पैरामीटर्स है जहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रही है आपकी। तो इसके रिस्पेक्टिव आपका जो टेम्परेचर दे रखे हैं, हमने मान लिया QG के रिस्पेक्टिव आपका जो टेम्परेचर है ये QE के रिस्पेक्टिव जो टेम्परेचर है TG है, QE के रिस्पेक्टिव जो टेम्परेचर है वो TE है, और TC जो टेम्परेचर है रिस्पेक्ट टू QC है आपका। ये सारे टेम्परेचर हैं जो हम लोगों ने देख रखे हैं। तो हमने कुछ TG जो है टेम्परेचर है विद हीट जो हमने जनरेटर को दी है, TC वो है जो हमने एटमॉस्फेयर को और कंडेंसर और ऑब्जर्वर को हीट रिजेक्ट की है, TE जो हमने हीट ऑब्जर्व करी है एवापोरेटर के अंदर है आपका। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, एक रिवर्सिबल सिस्टम है। रिवर्सिबल सिस्टम इसका मतलब है DS इज इक्वल टू आपका dQ/T, ये आपको पता है, dQ/T ये चीज़ पता है। तो इसी जगह इसी को यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं QG/TG, QE/TE इज इक्वल टू QC/TC, क्योंकि QC बेटा रिजेक्ट करती है और QE भी ऑब्जॉर्व करेगी, जनरेटर में भी हीट क्या होती है, रेफ्रिजरेंट ऑब्जॉर्व करता है। ठीक है, तो ये आपका ये अब्जॉर्व, ये चीज़ जो रिप्रेजेंट करेगी आपकी, ये चीज़ जो रिप्रेजेंट करेगी लेफ़्ट साइड आपकी अब्जॉर्व कर रही है और जो राइट साइड रिप्रेजेंट कर रही है आपकी रिजेक्ट को कर रही है। ठीक है बेटा, तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं QG की वैल्यू क्या होती है आपकी। QG के लिए जैसे हमने यहाँ पे देखा ये आपकी क्या है, QC की वैल्यू QG प्लस QE है, हमने यहाँ पे देखा है। तो यहाँ पे जो QC की जो वैल्यू आ रही है उसी को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा, आपका जो QG है उसको सेग्रीगेट करेंगे, मतलब उसको अलग अलग करेंगे। QG को क्या करेंगे, अलग करेंगे। QG को अलग कर दिया, ये टर्म और ये QE टर्म अलग कर दिया। जब इसको आप अलग करोगे तो TC माइनस TG इंटू TC आएगा और आएगा आपका QE इज इक्वल टू TE माइनस TC डिवाइडेड बाय TC इंटू TE आएगा। QG को हम लोग अलग कर देंगे, ये हीट है जो जनरेटर के अंदर आपकी ली जा रही है। तो यहाँ से QE का फॉर्म आपका ये हो जाएगा। QE का फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, ये फॉर्म आपका आ जाएगा, ये आपका QE का फॉर्म है। क्या फॉर्म है बेटा आपका, QE का फॉर्म है। तो हम लोग कह सकते हैं ये आपका QE का फॉर्म है। लेकिन एक चीज़ आपको पता है, यहाँ लिखा है TE माइनस TC और यहाँ लिखा है आपका TC माइनस TG। आपको पता है बेटा कभी भी एवापोरेटर के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा कंडेंसर से, और कभी भी जनरेटर के अंदर टेम्परेचर कंडेंसर के अंदर ज़्यादा नहीं होगा जनरेटर से। तो इसका मतलब ये क्या होगा, TC माइनस TE होगा और ये चीज़ क्या होगी, TG माइनस TC होगी। तो जो माइनस साइन बाहर निकाला जाएगा दोनों को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा आपका, ये आएगा, मतलब ये एक्सप्रेशन जो ऊपर वाला था वो हो जाएगा आपका, होने के बाद ये हो जाएगा TC माइनस TE, TC इंटू TE, TG इंटू TC और TG माइनस
TC, ये आपका एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, TC TE को में आपका टी वाला टर्म, इसमें से जो चीज़ कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका TC माइनस टी अपॉन टी। अब ऊपर जो होगा TG अपॉन TG माइनस TC, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ से जो हम लोग देख सकते हैं, जो QG की वैल्यू आई, Q और G की जो वैल्यू आ रही है वो इस फॉर्म में कुछ है, QG की वैल्यू आ रही है वो इस फॉर्म में कुछ है। तो आपको यहाँ से पहले इससे समझा दें डायग्राम से। डायग्राम जो आपका जो कहता है वो ये कहेगा, इस सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका होगा सिस्टम में, जनरेटर का होगा। उसके बाद टेम्परेचर किसका है, कंडेंसर का। उसके बाद टेम्परेचर किसका है, सबसे कम एवापोरेटर का, ठीक है। तो जो TG ने से हीट निकली और TG को जो TG से निकली, जो जनरेटर से निकली, और TC और एब्जॉर्वर को रिजेक्ट हुई, ठीक है आपका। तो इस दौरान जो यूज़फुल वर्क हुआ वही क्या होगा, वर्क इनपुट होगा किसका, रेफ्रिजरेटर का। और TC और TE के यही आपका क्या होगा, वर्क इनपुट होगा इसके लिए, रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए। तो हम लोग इस फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है आपका, कि इसको मानेंगे हीट पम्प और इसको मानेंगे क्या, मानेंगे रेफ्रिजरेटर। हीट पम्प लेके चलेंगे TG जनरेटर के बीच में और कंडेंसर के बीच में हीट पम्प मानेंगे इसको, या हीट इंजन मानेंगे, और इसको मानेंगे कंडेंसर और ऑपरेटर के बीच में एक रेफ्रिजरेटर। तो ये मानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब ये मानते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है QG की वैल्यू आपको ये प्राप्त है, QG की वैल्यू आपको ये मिल गई है, ठीक है, जो आपकी है। तो COP होता क्या है, COP क्या होगा बेटा, COP जो होगा वो तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट होगा। तो रेफ्रिजरेशन QE और वर्क इनपुट QG जो जनरेटर में आपने दिया, क्योंकि पंप वर्क तो बहुत ना के बराबर है, पंप का वर्क हम लोग निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो वहाँ से ये एक्सप्रेशन ये फॉर्म में आपका आ जाएगा, जहाँ से QE और QE क्या है आपका सेम है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगी। ये TE ऊपर चला जाएगा, ये TE ऊपर चला जाएगा, तो TG माइनस TC ऊपर चला जाएगा। तो आपका ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये जो है COP का जो हमारा आया, COP जो आया, TE ऊपर चला गया और TG है आपका नीचे चला है, नीचे है, और ये चीज़ TG माइनस TC ऊपर चला आया। तो ये चीज़ को ध्यान से देखिए, ये क्या दिखा रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कौन किसके बीच में, TC माइनस T मतलब एब्जॉर्बर के बीच में। तो ये चीज़ जो दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है COP ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन TE और TC। और ये जो एक्सप्रेशन दिखा रही है आपको, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिखा रही है, ये एक्सप्रेशन जो है आपको जो दिखाया जा रहा है, ये एक्सप्रेशन आपको क्या दिखा रहा है बेटा, TG माइनस TC और अपॉन TG दिखा रहा है, हाई से लो गया और कहाँ सप्लाई होता है, हाई से लो, तो ये एफिशिएंसी दिखा रहा है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कार्नोट इंजन की क्या हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी TG माइनस TC के बीच में, ठीक है, TC माइनस TG के बीच में। तो हम लोग कह सकते हैं आइडल वेपर ऑब्जॉर्प्शन सिस्टम को रिगार्ड कर सकते हैं, किसका कम्बिनेशन होता है, कम्बिनेशन होता है कार्नोट इंजन का और कम्बिनेशन होता है कार्नोट रेफ्रिजरेटर का। जब हम लोग टेम्परेचर लिमिट लेके क्या लेके चलेंगे, टेम्परेचर लिमिट ये ध्यान में रखेंगे कि अपर टेम्परेचर हमेशा क्या है आपका TG है, TG आपका ज़्यादा है किससे, TC से या आपका TA से, और ये दोनों ज़्यादा हैं किससे, आपका TE से। ये चीज़ आप जब लेके चलोगे तो ये आपकी चीज़ आपकी आएगी। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि जो COP आएगा वो आपका ये आएगा, COP, इसको भी ये भी लिख सकते हैं कि जो COP है बेटा वो होगा COP कार्नोट, क्योंकि कार्नोट का मतलब क्या है, हम लोग जो मान के चल रहे हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपन वर्क इनपुट लेके चल रहे हैं, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ये है आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये देखिए बेटा, अपन वर्क इनपुट और हीट सप्लाई वही एफिशिएंसी, तो ये आपका इंटू कार्नोट। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, तो कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम COP होता है जो आपका VAR सिस्टम में, वो क्या होता है, वो होता है आपका बेटा, वो होता है आपका T डिवाइडेड बाय TC माइनस TE इंटू TG माइनस TA अपॉन TG, मतलब COP ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर, इसमें TE अपॉन TC माइनस TE इसकी COP बताएगा कार्नोट की, और TG माइनस TE अपॉन TG क्या बताएगा, उसका जो वर्क डन हो रहा है आपका वो बताएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका COP, ये आपका इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अब हम आगे बात करते हैं आपका एक तीसरे साइकिल के, जिसका नाम है आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलिक्स अमोनिया हाइड्रोजन रेफ्रिजरेटर, अमोनिया हाइड्रोजन रेफ्रिजरेटर। जैसे कि हमें पता है अभी तक हम लोग अमोनिया को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे थे, सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में और प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम दोनों में। इसी तरह इसमें भी हम लोग अमोनिया को रेफ्रिजरेंट के तौर पर यूज़ करेंगे और वाटर को एज अ रेफ्रिजरेंट के तौर पर यूज़ करेंगे, लेकिन एक एडिशनल हाइड्रोजन हम लोग यूज़ करेंगे जो एक जैसे कैटलिस्ट की तरह ऐड करेगा, जो ऑपरेटर के इनलेट में और ऑपरेटर के आउटलेट के बाद फिर साइकिल में यूज़ हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो इसमें 3 फ्लूइड यूज़ करेंगे, पहला अमोनिया एज अ रेफ्रिजरेंट, वाटर एज अ एब्जॉर्बेंट,
जैसे हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, और हाइड्रोजन एज अ कैटलिस्ट, या कह सकते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग यूज़ करके डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर को हम लोग पहले यूज़ करते थे, जिसमें हमारा अमोनिया से रेफ्रिजरेंट यूज़ करते थे पुराने ज़माने में। तो ये डोमेस्टिक टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम में स्वीडिश इंजीनियर्स थे 1925 द्वारा में उनके द्वारा बनाया गया, और ये आपका इलेक्ट्रोलिस कंपनी ने इसको पेटेंट कराया। इसके नाम से ये आपको इलेक्ट्रोलिस रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग 3 फ्लूइड सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन पर्पस क्या है कि हमें पंप को हटाना है, ताकि एब्सेंट कंप्रेसर तो पहले हटा ही चुके होते थे वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, इसमें पंप भी हटा देंगे तो मशीन क्या हो जाएगी और नॉइज़लेस हो जाएगी। इसमें जो 3 फ्लूइड सिस्टम की जो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, सिस्टम में अमोनिया को हम लोग रेफ्रिजरेंट तरह यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसके पास ये प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन ये क्या है, टॉक्सिक होती है और मूविंग पार्ट के एब्सेंस दौरान लीकेज कम होती है। और इसमें जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोजन को, जो लाइटेस्ट गैस है, वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो रेट ऑफ एवोपोरेशन को बढ़ाने के लिए, रेट ऑफ एवोपोरेशन को क्या करने के लिए बेटा, बढ़ाने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, ये क्या होती है, नॉन करेसिव होती है, पानी में मिलती भी नहीं है, तो वो सोल्यूशन का रेट बढ़ा के फिर से वापस सोल्यूशन में वापस आ जाएगी। और हम लोग इसको वाटर को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट, जो हमने बताया था, ताकि अमोनिया को अब्जॉर्ब कर सकती है। इसीलिए हम इसको 3 फ्लूइड सिस्टम भी कहते हैं। तो पहला सिस्टम क्या हो जाता है, पहला सिस्टम आपका हाइड्रोजन, जो कि आपका कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, जो कि पानी में अब्जॉर्ब नहीं होती, लाइटर होती है, और पहले जब एवोपरेट होगा तो हाइड्रोजन होगी, बाद में पानी होगा, और अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट और वाटर एज अ एब्जॉर्बेंट। तो ये काम कैसे करता है, इसको देख लेते हैं। आइए बेटा, ये काम ऐसे करता है बेटा कि जैसे हमें पता है कि कंडेंसर होता है हर सिस्टम में, ताकि हीट को रिजेक्ट करता है, आपका रेफ्रिजरेंट होता है, ठीक है, आपका एवोपरेटर होता है, ठीक है, हर साइकिल में। ये 2 चीज़ तो सब साइकिल में होती थी। इसमें कुछ अंतर क्या है, इसमें एब्जॉर्वर का जो रोल है, हीट एक्सचेंजर का रोल है, और ये आपका इसमें थोड़ा सा अंतर जो देखने को मिलेगा आपको यहाँ मिलेगा। तो देखिए काम कैसे करता है। होता ये है कि मान लिया आपका यहाँ पर अमोनिया जो है, आपका ये जो अमोनिया है, आपका जो अमोनिया है, अमोनिया लो प्रेशर लो टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में सिस्टम से निकल रहा है। लो प्रेशर लो टेम्परेचर सिस्टम से यहाँ से निकल रहा है, और ये एवोपरेटर के अंदर बहुत ठंडा ठंडा एंटर कर रहा है। जब ये एंटर करता है तो सराउंडिंग से हीट लेके ये बाहर निकलेगा, ठीक है। तो जो बाहर निकलेगा तो उस दौरान हम लोग हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो हाइड्रोजन प्रोवाइड होने से क्या होता है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट ऑफ हीट का एक्सट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो सिस्टम से होती है वो क्या हो जाती है आपकी, बढ़ जाती है। तो उसके कारण क्या होता है आपका, उसके कारण क्या होता है आपका, जो हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है ऑपरेटर में बढ़ जाती है। अब जो सोल्यूशन बाहर निकलता है वो अमोनिया और हाइड्रोजन का क्या होता है, मिक्सचर जो होता है वो बाहर निकलता है। होना क्या चाहिए था, पहले लिक्विड आना चाहिए था, वेपर फॉर्म में अमोनिया निकल जाना चाहिए था। इसमें क्या होता है, वेपर फॉर्म में अमोनिया तो निकलता ही कि निकलता है, साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। अब ये हाइड्रोजन गैस आगे बढ़ती है, और ये हाइड्रोजन का मेन काम हो चुका है, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। रिएक्शन का मतलब है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को बढ़ाना, क्योंकि इसको और ठंडा कर देता है रेफ्रिजरेंट को मिलने के बाद। तो इससे क्या हो जाती है, हीट जो एक्सट्रैक्ट करने की क्षमता है ऑपरेटर की, वो क्या हो जाती है बेटा, वो बढ़ जाती है। अब ये जब एंटर करेगा ये सिस्टम, अमोनिया हाइड्रोजन का सिस्टम पानी के अंदर, जब ये पानी के अंदर एंटर करेगा तो ये आपका स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनाएगा। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन का मतलब है पानी जो है अमोनिया को अपने अंदर बहुत सारा अब्जॉर्व कर लेगा और हाइड्रोजन को छोड़ देगा। हाइड्रोजन लाइटर है तो ये ऊपर आ जाएगी, और वो होते हुए फिर से क्या हो जाएगी, आपका एवोपरेटर के अंदर एंटर कर जाएगी। तो हाइड्रोजन का काम क्या है, यहाँ से एंटर करता है और यहाँ से होते हुए सिस्टम में वापस चले आता है, ठीक है। आपका हाइड्रोजन का काम आपका यहाँ पर है, तो मतलब एवोपरेटर के अंदर एंटर करता है, उसके बाद अमोनिया हाइड्रोजन का सोल्यूशन बन के बाहर निकलता है, और फिर से यहाँ पर एंटर करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, और फिर से यहाँ से होते हुए सोल्यूशन एवोपरेटर के अंदर एंटर कर जाता है। तो यहाँ पर जो बचा बेटा वो बची स्ट्रॉन्ग अमोनिया, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें अमोनिया है और पानी ज़्यादा। अमोनिया के अंदर खासियत क्या होती है कि आपका 1 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया 1000 kg ऑफ वाटर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकती है, पानी अब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये क्या होता है, आपका अमोनिया काफ़ी मात्रा में अब्जॉर्ब चुका है, तो सोल्यूशन क्या हो चुका है,
स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होते हैं। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि पानी के अंदर बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है। एफिनिटी का मतलब अब्जॉर्व करने की, अमोनिया को अंदर में अब्जॉर्व करने की टेंडेंसी होती है, तो इसके बाद इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन। अब ये सोल्यूशन जो पास करते हैं हीट एक्सचेंजर के थ्रू पास करते हैं। क्यों पास करते हैं बेटा? आपको इसके बाद जो आपको पंप को हटा देना, आपको एंड ऑफ द डे क्या करनी है? हीट देनी है, ताकि नीचे से ऊपर हीट ट्रांसफर हो सके। तो आपको हीट तो देनी है, तो क्यों ना अगर हम इस दौरान इस हीट एक्सचेंजर से पास कर देंगे तो जो हीट देनी पड़ रही है वो हीट एक्सचेंजर में कम होती है। तो एक तरह से COP क्या होता है? बढ़ता है। ये जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है आगे बढ़ता है आपका जनरेटर के पास। हम लोग किसी भी गैस बर्नर या किसी भी सोलर माध्यम से इसको हीट कर सकते हैं। जब यहाँ पे आपकी हीटिंग होगी तो यहाँ पे क्या निकलेगा? अमोनिया आपका बाहर निकल जाएगा, और जो पानी और अमोनिया का सोल्यूशन है जो कि कम मात्रा में अमोनिया वीक सोल्यूशन यहाँ से जाएगा, ये गर्म है तो यहाँ पे अपनी हीट क्या कर देगा? हीट इस दौरान इधर इसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो इससे क्या होगा? ये ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा आपका वीक सोल्यूशन एब्जॉर्बर के अंदर चला जाएगा। उससे एक फ़ायदा ये है कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, जितना ठंडा आपका एब्जॉर्वर का टेम्परेचर होगा, इसका मतलब है जितना ठंडा पानी का टेम्परेचर होगा उतनी ही पानी के अंदर कैपेसिटी होगी ज़्यादा मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया को अब्जॉर्व करने की। जितना ज़्यादा टेम्परेचर पानी का होगा उतना ही कम अमोनिया अपने अंदर अब्जॉर्व कर सकता है। कौन? अब्जॉर्वर के अंदर वाटर। तो कम कब रहेगा तो कम एवोपरेटर से अमोनिया मांगेगा, जब कम मांगेगा तो कम एवोपरेशन होगा। तो इसीलिए वीक सोल्यूशन में फ़ायदा क्या है? एक तो ये ठंडी हो जाती है तो अब्जॉर्वर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने नहीं पाती, और दूसरा जो जनरेटर में हीट देनी उससे पहले हीट एक्सचेंजर में हीट हमने दे चुके हैं। फिर ये क्या करेगा? जनरेटर के थ्रू अमोनिया जो निकला वो रेक्टिफायर में जाएगा। रेक्टिफायर की खासियत ये है, इसको डिहाइड्रेटर भी बोलते हैं। ये चाहता है किसी प्रकार का वाटर एंटर ना करे, तो ये वाटर को हटा के सिर्फ अमोनिया वेपर को एंटर कराता है। सिर्फ अमोनिया वेपर को क्या कराता है? सिस्टम में एंटर कराएगा। वाटर को हटा के सिर्फ और सिर्फ अमोनिया वेपर क्या कराएगा? ये एंटर कराएगा। अमोनिया वेपर यहाँ से जाएगी, सराउंडिंग को हीट रिजेक्ट करेगी आपकी पाइप्स में, और ये फिर से क्या हो जाएगी? लिक्विड अमोनिया बन जाएगी। तो सिंपल सी बात है, लिक्विड अमोनिया यहाँ से आता है, एवोपरेटर के अंदर एंटर करता है, सराउंडिंग से हीट लेता है, हाइड्रोजन मिक्स कर जाता है ताकि रेट ऑफ हीट का जो ऑब्जॉर्व हो रही है वो बढ़ जाती है। वो अमोनिया और हाइड्रोजन का सोल्यूशन बाहर निकलता है। यहाँ पर हम लोग ऑब्जॉर्वर के अंदर अमोनिया को वाटर ऑब्जॉर्व कर लेता है, जो निकलता है वो हाइड्रोजन निकलता है, तो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन हीट एक्सचेंजर से पास होता है। हीट एक्सचेंजर को वीक सोल्यूशन से हीट मिलती है तो ये और गर्म हो जाता है, और गर्म होकर पहुँचता है जनरेटर के पास ताकि और हीट ले सके और अमोनिया बाहर से बाहर निकल सके। अमोनिया बाहर निकलती लेकिन फिर कुछ पानी के कण रह जाते हैं, तो अमोनिया वेपर को ये रेक्टिफाई पानी कण हटा देता है और फिर से कंडेंसर से हीट रिजेक्ट करके अमोनिया को वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जो बचा हुआ अमोनिया होता है जो कम मात्रा में है पानी के अंदर, उसको वीक सोल्यूशन बोलते हैं। तो इस दौरान जो हीट देता है तो उससे दो फायदे हैं कि अब्जॉर्बर का टेम्परेचर बढ़ाने नहीं देता, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपका पानी कम अब्जॉर्ब कर पाएगा अमोनिया को, और इस दौरान क्या होती है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को इम्प्रूव करता है। तो इस तरह एक आपका इलेक्ट्रोलिस रेफ्रिजरेटर क्या करता है बेटा? वर्क परफॉर्म करता है। इसके रिलेटेड हम लोग थोड़ी देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग अमोनिया सोल्यूशन क्या करता है? आपका अब्जॉर्वर में जाता है हीट एक्सचेंजर में, इस हीटेड इन द जनरेटर बाय अप्लाइंग हीट्स के द्वारा हम लोग हीट करते हैं यूजिंग गैस बर्नर। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है? अमोनिया वेपर को हम लोग निकाल लेते हैं और पास करते हैं कंडेंसर के थ्रू। रेक्टिफायर और वाटर सेपरेट जो पानी को रिमूव करता है, जैसे आपको बता चुका है, पानी को रिमूव कर देता है और कैरिड विद वाटर वेपर, सो दैट ड्राई अमोनिया हम लोग क्या कर सके? कंडेंसर को सप्लाई कर सके। अगर पानी नहीं रिमूव करेगा इन द ऑपरेटर तब ये क्या करेगा? फ्रीजिंग और चोकिंग कर देगा किसकी? मशीन की। जो हॉट वीक सोल्यूशन जो है जनरेटर में फ्लो टू द ऑब्जॉर्वर थ्रू द हीट एक्सचेंजर वाइल पासिंग थ्रू द इंजन इज कूल, इसके थ्रू हम लोग पास करते हैं। ठीक है, तो हीट रिमूव जो हम होती है वीक सोल्यूशन में, जो क्या होती है? यूज़ होती है स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को हीट देने के अंदर, जो हम लोग आपको बता चुके हैं आपको। ठीक है, द अमोनिया इन द कंडेंसर जो हम लोग कंडेंस करते हैं वो हम लोग कूलिंग सोर्स के द्वारा वगैरह हम लोग कंडेंस कर सकते हैं। जो हाइड्रोजन गैस जो है जो हम लोगों ने दे रखी होती है ऑपरेटर के अंदर, परमिट करती है लिक्विड अमोनिया को टू ऑपरेशन एट लो प्रेशर और टेम्परेचर में अकॉर्डिंग टू डाल्टन प्रिंसिपल। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन द अमोनिया एब्जॉर्ब लेटेंट हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस और प्रोड्यूस कूलिंग। इसका मतलब ये है कि बेटा कि हाइड्रोजन जो हमने दे रखा होता है वो ऑपरेटर के अंदर इनिशियली आपका अमोनिया के साथ वो क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में काम करता है। तो अमोनिया जो आपका जो मिक्सचर ऑफ अमोनिया हाइड्रोजन में यूज़ करते हैं इन वाटर वाइट हाइड्रोजन राइजेस टू द टॉप, वो करता है कंडेंसर में, फिर से रिजेक्ट कर देते हैं। COP क्या हो जाती है? इससे COP हो जाएगी जो हीट हमने ऑपरेटर के अंदर ऑब्जॉर्व करी
और जो हीट हमने क्या करी बेटा, जनरेटर के अंदर एब्जॉर्ब करी। तो इस तरह एक बेटा आपका एक वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क करता है या आपका परफॉर्म करता है। इस तरह आपका एक वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या करता है बेटा, वर्क करता है और आपका वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम परफॉर्म करता है, जिसमें इस एवोपरेटर के अंदर जो हाइड्रोजन और अमोनिया का जो सोल्यूशन देना है ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन का मतलब होता है अमोनिया ज़्यादा पानी कम। हीट एक्सचेंजर का काम क्या होता है, वीक सोल्यूशन से हीट लेना ताकि आपको गैस बनने में हीट कम देनी पड़े। यहाँ जनरेटर का काम क्या होता है, अमोनिया और वीक सोल्यूशन को अलग करना, ठीक है। रेक्टिफायर का काम ये होता है कि अमोनिया वेपर को हटाना। कंडेंसर का काम ये होता है अमोनिया से वेपर से अमोनिया लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो इस तरह एक डेमोस्ट्रेटिव इलेक्ट्रिक सिस्टम वर्क परफॉर्म करता है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा COP ऑफ द वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो कि आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इंटू आपका इंटू एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर, ठीक है। और आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलिक्स टाइप रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसको 3 फ्लूइड सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये दोनों एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये आपको पूछे जा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम सिंपल और प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।